नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूँ आपका संदीप देव। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह सरकार के समय जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटती जा रही थी, तो नरेंद्र मोदी हमलावर थे। उन्होंने रुपए की गिरती हुई कीमत को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया था और बताया था कि मैं भी शासन में बैठा हूँ गुजरात में, रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिरती। और उन्होंने कहा कि ये तुलना उन्होंने किया कि सरकार ज़्यादा गिर रही है या भारत का रुपया ज़्यादा गिर रहा है और वो लगातार हमलावर थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। जहाँ तक मुझे याद है मनमोहन सिंह के समय भी रुपए जो गिरना शुरू हुआ था तो करीब 60-68 रुपए तक वो पहुँचा था। लेकिन आज रुपए की कीमत गिरते हुए 100 के आसपास पहुँचने जा रहा है। यानी अमेरिका का $1 बराबर ₹100 न हो जाए, इसकी चिंता निवेशक और बाजार कर रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि ऐसा बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि रुपए की कीमत गिरकर आज के रेट में 1 अमेरिकी डॉलर में ₹96.43 हो चुके हैं। आखिर क्या कारण है कि तब के गुजरात के मुख्यमंत्री जो इसे राष्ट्रवाद से जोड़ते थे, आज वो इसे राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि तब सरकार की गिरती साख से जिस रुपए की तुलना वो कर रहे थे, आज अपने सरकार की गिरती साख से इसकी तुलना वो नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? जब उस समय के वित्त मंत्री पर हमला होता था, लेकिन आज के वित्त मंत्री पर कोई हमला नहीं हो रहा। आज के वित्त मंत्री से यदि आप सवाल पूछें, तो उनका जवाब होगा, रुपए जो गिर नहीं रहा, डॉलर मजबूत हो रहा। मैं वित्त मंत्री जी के उसी बयान के आलोक में आपको एक और आंकड़े देता हूँ। ये आंकड़ा 2025 का है। उस समय भारत का 1 रुपया बराबर पाकिस्तान का 3.28 रुपए होता था। यानी पाकिस्तान का 3 रुपए 28 पैसे बराबर भारत का 1 रुपया होता था। आज 2026 में मई में भारत के 1 रुपए के बराबर पाकिस्तान का 2 रुपए 90 पैसे हो गया। यानी पाकिस्तान का रुपए मजबूत हुआ, भारत का गिरा। अब वित्त मंत्री क्या जवाब देंगी? जो कह रही हैं कि रुपए कमज़ोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। यहाँ तो भारत का रुपए पाकिस्तान से भी उसके जो रुपए का वैल्यू है, वो पाकिस्तान के रुपए से भी घट रहा है धीरे-धीरे। तो वित्त मंत्री इस पर क्या जवाब देंगी? ना वित्त मंत्री जवाब देंगी, ना प्रधानमंत्री जवाब देंगे, ना भाजपा संघ का इकोसिस्टम जवाब देगा, लेकिन मैं आपको दूँगा। मार्केट के पूरे एनालिसिस के साथ आपको जवाब दूँगा और मूल कारण बताऊँगा कि क्या कारण है कि भारत का रुपया लगातार गिर रहा है और आपसे सरकार बहुत कुछ छुपा रही है। और वो जो छुपा रही है, यही कारण है कि उनके पूरे सिस्टम को इस पर खामोश कर दिया गया है। आज ना रुपए की गिरती कीमत राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है और आज ना रुपए की गिरती कीमत सरकार की गिरती साख से जोड़ा जाता है। लेकिन मैं आपको सारे कारण बताऊँगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइएगा ताकि सारे नोटिफ़िकेशन आपको मिले। नो लेफ्ट नो राइट की इस पत्रकारिता को आप जॉइन बटन के ज़रिए सब्सक्राइब करिए अथवा यदि आप डायरेक्ट चाहते हैं यूट्यूब पैसे ना लें, तो आप क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर है, उसके ज़रिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का मूल्य आप चुकाएँगे, तो आपको बेधड़क, निडर, वस्तुनिष्ठ और सनातन मूल्य वाली पत्रकारिता मिलेगी। अन्यथा विज्ञापन और व्यूअरशिप के दबाव में तो आपको
कोई लेफ्ट की पत्रकारिता देगा, कोई राइट की पत्रकारिता देगा। साथ ही इंडिया स्पीक डेली डॉट इन पर लगातार शोधपरक खोजी खबरें लिखी जा रही है। उस पर रेडियो की भी व्यवस्था है और उस पर एक विशेष रेडियो बुलेटिन हम ला रहे हैं, जो आपको यहाँ के वीडियो से अलग होगा। वहाँ भी आप सब्सक्रिप्शंस भरिए ताकि आपको खोजी पत्रकारिता जो लुप्त हो गई है वो आपको मिले और आप एक से एक दहलाने वाली खबरें पढ़ सकें। आप जान सकें कि जिसे आप राष्ट्रभक्त समझते हैं, वो लोग असल में क्या हैं। तो मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद और फिर बात करेंगे रुपए की गिरती हुई सेहत के बारे में। ये गिरती हुई सेहत सरकार की सेहत से जुड़ा हुआ है। ये खुद मोदी जी का ही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। इस समय भारतीय रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की जा रही है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये 96 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है और भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। गंभीर चुनौती। ये आपको डरा रहे हैं, आपको विदेश में जाकर अपनी आरती उतरवा रहे हैं, फूल माला छिड़कवा रहे हैं। आपको इसी में उलझाकर आपके बच्चों के भविष्य को छीना जा रहा है। आपके घर आपके मुँह से निवाले छीने जा रहे हैं, आप पर कर के बोझ डाले जा रहे हैं, लेकिन आप आरती में ही मगन रहिए, डमरू बजाने में न मगन रहिए। लेकिन जहाँ वो डमरू बजा रहे हैं, उस मंदिर के शिवलिंग को भी वो मलच्छे से तुड़वाते हैं। मैंने आपको रिपोर्ट दी है। ये जो रुपए की गिरावट आ रही है, वो उसका एक कारण नहीं है, कारण अनेक हैं और यह भू-राजनीतिक प्रभाव भी है, तनाव भी है। भारत में के बाज़ार से बड़े पैमाने पर विदेशी पूँजी का पलायन हो रहा है, ये आपको मीडिया नहीं बता रही है। यानी जो विदेशी निवेशक हैं, वो पैसा निकाल रहे हैं धार, धार, धार भारतीय मार्केट से, जिसके कारण रुपए की कीमत घटती जा रही है। और घरेलू व्यापार संतुलन जो है से का जो चेन है, वो भयंकर प्रभावित हुआ है, जिसके कारण रुपए के समक्ष एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। एक-एक कारण की तरफ आपको ले चलता हूँ। पहला कारण है कि यह जो वेस्ट एशिया में संकट आया है और कच्चे तेल की कीमत में जो उबाल आया है, वो एक बड़ा कारण है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% तक ईंधन, तेल आयात करता है और अभी अमेरिका, ईरान, इज़राइल युद्ध है जिसमें ईरान ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य पर एक संकट उत्पन्न कर दिया है, जिसके कारण आपको ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर गई है। तो चूँकि भारत सबसे बड़ा आयातक है तेल का, इस और वहाँ कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, तो उसके रुपए पर भी दबाव बढ़ रहा है। तेल महँगा होने से भारत का आयात बिल अत्यधिक बढ़ रहा है और आयातकों को भुगतान करने के लिए डॉलर की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, जिसके कारण रुपया कमज़ोर पड़ रहा है। तो कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, वो लगातार भारत के बाज़ार को छोड़ रहे हैं। वो लगातार पलायन कर रहे हैं। मैं आज आपको इस पर 2 लाइन में बता रहा हूँ, परंतु विदेशी निवेशक क्यों बाज़ार को छोड़ रहे हैं, इस पर मैंने एक बहुत ही शोधपरक खबर जो है, आपको indiaspeakdaily.in पर आज ही लिख कर दी है। आप उसको ज़रूर पढ़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि आखिर विदेशी निवेशक क्यों भाग रहे हैं भारत को छोड़कर, भारत के बाज़ार को छोड़कर? खासकर ये जो विदेशी निवेशक हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? ये पैसा किधर जा रहा है? तो निवेशक जब भारत के मार्केट से पैसे निकाल कर 3 जगह के मार्केट में लगा रहे हैं। पहला तो अमेरिका खुद ही है, दूसरा जापान है, तीसरा ताइवान है और चौथा दक्षिण कोरिया है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और ये हो रहा है एआई के कारण। जिस समय चीन, अमेरिका एआई में निवेश कर रहा था, ये 82 करोड़ लोगों को फ्री राशन बाँटने में लीन थे। अल्पसंख्यक के 300 योजना चलाने में लीन थे। 13 साल हो गए, एआई का इनको हवा भी नहीं लगा।
और न यहाँ के टेक कंपनियों को एआई का हवा लगा, जिसके कारण वो अमेरिका के ठेकेदार से बने रहे और अमेरिका के सॉफ्टवेयर ही बनाते रहे। और एआई के मामले में भारत आज अमेरिका से, चीन से तो पिछड़ ही गया है, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया भी हमसे आगे निकल रहा है। इसलिए जो विदेशी पोर्टफोलियो है, पैसा यहाँ निकाल कर वो नए क्षेत्र में लगा रहे हैं और वो जापान, कोरिया और ताइवान की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ उनको बेहतर रिटर्न मिल रहा है। इसका असर क्या हुआ है? विदेशी निवेशक भारतीय शेयर और सरकारी बॉन्ड बाजार से लगातार अपनी पूंजी को खींच रहे हैं। भारतीय बाजार से डॉलर की रूप में जो निकासी हो रही है, उसने देश की पूंजी का जो खाता है, उस पर भयंकर दबाव डाला है। तो पहला तो तेल का आयात, आपको पहला कारण बताया। वहाँ दूसरा आपको बताया कि विदेशी निवेशक पैसा खींच रहे हैं, जिससे भी भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। तीसरा कारण है कि ये जो भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स की है अनिश्चितता, वैश्विक तनाव और के कारण निवेशकों के लिए खतरे पैदा हो गए हैं कि हम कहाँ पैसा लगाएं जो मेरा पैसा सुरक्षित हो। तो उन्होंने उभरते बाजारों में पैसा लगाया और जिस तरह से भारत की सरकार अमेरिका को यस बॉस कह रही है, जिस तरह से भारत की सरकार ट्रंप के सामने बिछी पड़ी है, उससे निवेशकों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है कि अमेरिका के इशारे पर जब भारत की सरकार भारतीयों के हित में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं रख पा रही, तो हमारे पैसे को कितना सुरक्षित रखेगी। एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में अभी ब्रिक्स में का जो बैठक हुआ, भारत जिसकी अध्यक्षता कर रहा था, उसमें ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि हम भारत को सस्ते दर पर ईंधन उपलब्ध कराने को तैयार हैं, लेकिन भारत तो अमेरिका के दबाव में है, तो हम क्या करें? ये निर्णय भारत को लेना है कि वो हमसे लेता है या नहीं। रूस से जो तेल छूट की एक सीमा अमेरिका ने दी, अमेरिका ने कहा अब हम नहीं बढ़ाएंगे और भारत खुद को असहाय पा रहा है। तो जहां की सरकार अपने देश की जनता और अपने देश की ऊर्जा सिक्योरिटी को बचाने के लिए नहीं आ पाती है, वहां विदेशी निवेशकों के पैसे को वो कैसे बचाएगी? इसलिए यह जो निवेशक हैं, वो खतरे में अपने आप को पा रहे हैं और इसीलिए भारत से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर या फिर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जैसी संपत्तियों में वो पैसा लगा रहे हैं, जिन्हें सेफ हेवन कहा जा रहा है, यानी वहां सुरक्षित है। जब मालिक ही बन गया इस सरकार का अमेरिका, तो अच्छा है कि हम अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में लगाएं, सेफ हेवन में लगाएं। ये कब निर्णय क्या ले लें, अमेरिका इनको कहेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। तो यहाँ पैसे का जोखिम, निवेशकों का जोखिम बढ़ गया, जिसके कारण वो मार्केट से पैसे खींच रहे हैं और इस वजह से वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है, क्योंकि पैसा रिटर्न अमेरिका जा रहा है निवेशक का जो है, और रुपए जो है वो कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। चालू जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो और व्यापार संतुलन भी बिगड़ गया है भारत का जो आयात सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आवश्यक रसायन, सोने चांदी के भारी आयात के कारण व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, चौड़ा हो रहा है। सरकार ने हाल में सोने और चांदी पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। आपको ध्यान हो कि अभी अमेरिका आदि में सोने आदि की इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 0 है, भारत में 6% था, अभी उसको 15% कर दिया और प्रधानमंत्री ने भाषण मार दिया इस पर कि लोग सोने ना खरीदें, यानी अपनी बेटियों के विवाह में भी ना दें सोना। और उसके बाद उस पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया, 15% कर दिया, जिसके कारण सोने की कीमत और भाग गई है। अब इस बात को समझिए, सोने की कीमत और भाग गई है। लेकिन सरकार ने जो ये किया, आयात शुल्क बढ़ाया, तो उसकी जो सोच थी वो था कि डॉलर का जो बहाव, यानी डॉलर जो बाहर जा रहा है देश से, उस पर रोका जाए। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, डॉलर के बहाव को वो नहीं रोक पा रही है। डॉलर के बहाव को रोकने के लिए उसने कृत्रिम स्थिरता पैदा करने का, यानी जनता की आंख में धूल झोंकने का एक प्रयास इससे पहले किया था। क्या किया था? हम यदि देखें तो 2023 और 24 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार में भारी हस्तक्षेप करके, यानी डॉलर को बेच करके, भारी मात्रा में आरबीआई ने डॉलर को बेचा और रुपए को 81 से 83 रुपए के कृत्रिम दर पर स्थिर रखा। बड़ी संख्या में आरबीआई ने
हस्तक्षेप किया, डॉलर को निकाला, बेचा और रुपए को कृत्रिम तरीके से 81 रुपए से 83 रुपए के बीच में स्थिर रखा। लेकिन जब ये वैश्विक संकट गहरा गया, कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, निवेशक एआई के कारण यहां से पैसा निकालकर नए जापान, कोरिया, ताइवान वहां लगाने लगे, तो फिर वैश्विक संकट के आगे, बाजार की वास्तविक ताकतों के आगे, यह जो कृत्रिम स्थिरता पैदा करने का भारत सरकार का और आरबीआई का प्रयास था, वो टूट गया, बांध टूट गया और पिछले पिछले कुछ महीनों में 10% से अधिक की तीव्र गिरावट आई है। अब वो कृत्रिम तरीके से हर चीज को कवर करते हैं, हर चीज को आई वॉश करते हैं, मीडिया मैनेज होता है। तो वो जो कृत्रिम तरीके से उसको रोक रखा था, उसमें 10% की गिरावट आई है और ये माना जाता है कि आपको कृत्रिम तरीका कुछ दिन ही काम करेगा, हमेशा काम नहीं करेगा। तो इसका जनमानस पे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि रुपए की गिरावट जब हो रही है, महंगा आयात हो रहा है, यानी तेल और आपको कच्चा माल जो है, फिर आयातित मुद्रा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, माल ढुलाई और रसद उसमें यानी हमारे रुपए की कीमत जैसे घट रही है, उन सब पे असर पड़ रहा है और ये सब असर जब पड़ रहा है, पैसा किसकी जेब से निकलेगा? आम उपभोक्ता के जेब से, जिसके कारण उसका जीवन यापन मुश्किल होगा। अभी आपको ईंधन पर इन्होंने 3 रुपए बढ़ाया, आगे और बढ़ाएंगे। आपने कमर्शियल गैस पर 1000 रुपए बढ़ाया, वो आपने देखा। एलपीजी पर 2-2 बार इन्होंने बढ़ाया, आपने देखा। सोने पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 15% किया, ये आपने देखा। तो असर आपकी जेब पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही आपको ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। प्रधानमंत्री ने आपको कह दिया तेल कम यूज करें, खाने के तेल कम यूज करें, गाड़ी में आप पुलिंग करके चढ़ें, सार्वजनिक परिवहन से चलें, सोना ना खरीदें। अपनी बात कह के वो पल्ला झाड़ चुके। भले उनके पूरे कॉन्वॉय में सैकड़ों गाड़ी चलती हो, भले वो एयर शो देखते हो सोमनाथ पर, भगवान शिव को एयर शो से कोई मतलब नहीं, वो तो रक्षा का मामला है। एयर शो 1.5 से 3 लाख लीटर तेल उन्होंने सिर्फ एयर शो और उस दिन के 3 उन्होंने रैली निकाल ली। ऐसा आपने क्या किया कि आप रैली निकाल रहे हैं? अभी क्या देश आर्थिक संकट में है और आप जामनगर में रैली निकाल रहे हो, सोमनाथ में रैली निकाल रहे हो, वडोदरा में रैली निकाल रहे हो। और अब तो इनके मंत्रियों के और एमपी विधायकों के नाटक खुलकर सामने आ रहे हैं। तो बैटरी वाले रिक्शा से चल रहे हैं दिखाने के लिए और नीचे पीछे उनके कई गाड़ियां, 10, 20, 25 गाड़ियां उनकी सुरक्षा में चल रही है। इतने नाटक किए जा रहे हैं, पूरा आई वॉश किया जा रहा है आपको पूरी तरह से। तो ये सब कहां असर पड़ रहा है? आपके जीवन में। और उन्होंने आपको एक भाषण देके अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया है। नॉर्वे में भी उन्होंने कह दिया कि भी गरीबी आएगी, अपना समझ लो, जिसका जिसका जो है समझ लो। वहां भी ये बात बोल चुके हैं नॉर्वे में वो। तो वो पल्ला झाड़ चुके हैं आपसे। अर्थव्यवस्था उनके कंट्रोल से बाहर है और उनकी वित्त मंत्री के तो कंट्रोल में ही नहीं है कुछ। लेकिन ना वित्त मंत्री से इस्तीफा लिया गया है रुपए की गिरती कीमत के बाद, ना उनसे कुछ पूछा गया। पेट्रोलियम के बढ़ते दाम से ना एप्स्टीन मिनिस्टर जो है उनके पेट्रोलियम एप्स्टीन मिनिस्टर मिस्टर पुरी, उनसे भी इस्तीफा नहीं लिया गया। नीट के घोटाले, 4 बार नीट के पेपर के घोटाले हो चुके। 80 से ऊपर इनके सामने परीक्षा लीक का मामला हुआ, शिक्षा मंत्री से कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया है। आप देख लीजिए। तो समस्या यही है कि इस सरकार में कोई जवाबदेही नहीं जनता के प्रति। बस आपको वो किसी भी तरीके से बहरूपिया रूप ले लेकर आपको भरमाने में लगे हुए हैं और उसका असर आपकी जेब पर क्या पड़ेगा उससे उनको कोई चिंता नहीं, वो जवाबदेही मुक्त हैं। अब इसका नकारात्मक क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा आप ये समझिए कि एविएशन में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्र है, विदेशी कच्चे माल जो जिस पर हम निर्भर हैं, उन सबके मुनाफे पे गहरी चोट लग रही है। विदेश में पढ़ाई मुश्किल है, पर्यटन आपका महंगा हो गया है, आपके लाइफस्टाइल में गैस से लेकर सोने तक सब कुछ महंगा हो गया। अब बात समझ लीजिए। इसका सकारात्मक पहलू क्या है ये भी समझ लीजिए। जो भारतीय आईटी क्षेत्र है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये सब, इनको डॉलर मजबूत होने से फायदा मिल रहा है क्योंकि ये ठेका दे रहे हैं। क्योंकि डॉलर में होने वाली कमाई अब रुपए में जब वह मिल रहा है उनको, यानी कि तो उनको ज्यादा माल मिल रहा है। रेमिटेंस जो है, डॉलर में पेमेंट हो रहा है वहां आईटी से, तो ये जितने ठेकेदार हैं उनको फायदा हो रहा है रेमिटेंस में, तो ज्यादा पैसा मिल रहा है।
तो इनके लिए फायदा है, आम उपभोक्ता के लिए नहीं है। तो यदि हम देखें तो विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव कम नहीं हुआ और कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह सुलगती रही, तो रुपया आने वाले समय में 100 के मनोवैज्ञानिक स्तर की ओर बढ़ सकता है। और कोई-कोई विशेषज्ञ तो 150 तक का आंकड़ा बता रहे हैं कि $1 में ₹150 हो सकता है। कोई-कोई तो ये भी कह रहे हैं। इसलिए तात्कालिक रूप से केवल गैर जरूरी आयातों पर प्रतिबंध लगाना काफी नहीं होगा। सोना पर शुल्क बढ़ाना काफी नहीं होगा। दीर्घकालिक स्थिरता पर सोचना होगा, लेकिन उनको तो अपनी आरती उतरवाने से फुर्सत नहीं। तो कहां से स्थिरता के लिए कोई बैठक होगी तब ना। आपको सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर बैठक हो तब तो, बैठक होगी नहीं। तो ये स्थिरता तभी संभव है जब विदेशी संस्थागत निवेशक भारत पर भरोसा जताएं, भारतीय बाजार में वापस लौटें और देश की ऊर्जा निर्भरता के वैकल्पिक मार्ग मजबूत हो। रूस और ईरान से आप तेल लेना शुरू करें, अमेरिका की गुलामी छोड़ें, तो वैश्विक निवेशक भी आपकी तरफ आएंगे। और अमेरिका की गुलामी छोड़ें तो ईरान जो का विदेश मंत्री नई दिल्ली में बैठकर कह चुका कि हम सस्ता में तेल दे रहे हैं, वो आपसे आयात शुल्क भी नहीं, जो आप ले रहा है आपको, वो जो आपको निर्यात कर रहा है उसका शुल्क भी नहीं ले रहा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है। रूस में भी रूस भी आपको सस्ता तेल देने को तैयार है, लेकिन आप अमेरिका के दबाव में। तो सभी चीजों का एक इलाज है। अमेरिकी गुलामी में ये फंसी हुई सरकार यदि अमेरिकी गुलामी को छोड़ेगी तो रुपए भी मजबूत होगा, विदेशी निवेशक भी का विश्वास भारत के बाजार में बढ़ेगा, ऊर्जा संकट से भी हम बाहर निकलेंगे। ईरान और रूस से लेके अमेरिका को हम उसी तरह ठेंगा दिखा सकते हैं जिस तरह इसी भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी सरकार ने दिखाया। आज आपको डराने की कोशिश भाजमुल्ले करते हैं कि क्या अमेरिका से हम लड़ें, क्या उसके प्रतिबंध झेलें। वाजपेयी इससे खराब अर्थव्यवस्था में, जब कई प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, इससे खराब अर्थव्यवस्था में वाजपेयी ने जो लीडरशिप दिखाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसको हर कोई सराहता है। परमाणु विस्फोट किया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, वाजपेयी जी ने ठेंगा दिखाया और भारत मजबूत हुआ। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने भी, वो अमेरिका के सामने झुकी नहीं, ऊर्जा सिक्योरिटी पर एक समझौता किया उन्होंने। लेकिन ये तो ऐसे बिछी पड़ी है, मतलब ऐसा बिछी पड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसको भारतीय ऊर्जा सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं, जिसको भारत से कोई लेना देना नहीं है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो ACYPL की पुरानी ट्रेनिंग काम आ रही है। एप्स्टीन फाइल में एक मिनिस्टर का जो पूरा खेल है, वो आपको indiaspicdaily.in पर मैंने पूरा डिटेल समझाया है कि कैसे एप्स्टीन भारत की विदेश नीति को तय कर रहा था। वो रिपोर्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप पढ़िए। जब व्यक्तित्व आपका उज्जवल हो तो आप वाजपेयी जैसे फैसले ले सकते हैं। जब व्यक्तित्व आपका उज्जवल ना हो तो आप खुद बचने के लिए भारत और भारत की जनता को संकट में डाल सकते हैं। आज गिरते हुए रुपए का जो संकट है वो भारत और भारत की जनता के पूरे जेब पर, उसके पूरे मनोविज्ञान पर, उसकी पूरे समाज पर और उसके पूरे रहन-सहन पर इसका असर डाल रहा है। इसलिए देश उम्मीद करती है कि प्रधानमंत्री जीतेंगे और यदि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा तनाव और दबाव में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता को ही आगे बढ़ा सकते हैं अपने पद के लिए जो अमेरिका आदि ना गया हो, ACYPL आदि में ना गया हो। भाजपा का ही शासन रहेगा, आपकी पार्टी का ही शासन रहेगा, लेकिन अब देश इसकी कीमत चुका रहा है। इसलिए ऐसे नेता को आगे बढ़ाया जाए जो अमेरिका के दबाव में ना आए, ताकि भारत की ऊर्जा सिक्योरिटी बढ़े, भारत का रुपया मजबूत हो और भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने आप को उस तरह से पुनः पेश करे ताकि विदेशी निवेशकों का, संस्थागत निवेशकों का विश्वास भारत के बाजार में पुनः बढ़े और भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली आ गया हूँ और आप लोगों को आज से 7 बजे का टाइम मिल रहा है। कुछ मैं रिकॉर्डिंग, कुछ लाइव ज़रूर आपको दूँगा और शनिवार को आपके साथ लाइव ज़रूर आऊँगा 7 बजे, यदि मैं रेगुलर नहीं आ पाया तो। क्योंकि काफ़ी समय अभी रामायण पे भी काम कर रहा हूँ, indiaspicdaily.in के लिए काफ़ी रिसर्च पूर्ण तरीके से मैं खबरें लिख रहा हूँ, जो इससे ज़्यादा मारक हैं, तो उस पे भी काम कर रहा हूँ। इसलिए या तो मैं लाइव आऊँगा या फिर रिकॉर्डेड वीडियो आपको हर शाम 7 बजे मिलेगी।
जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।